वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉप 500 में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज हम उसका पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी और वीडियोज़ बाकी जो हमारे चैनल पर, यदि आप पहली बार ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो अभी आप जाएँ और हमारे चैनल पे जाके देखिए। ऐसी ही आपको अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी से रिलेटेड भी बाकी सीरीज भी देखने को मिलेगी, जिनको कीवी मैम ने भी पढ़ाया है और कुछ मैंने भी पढ़ाई है। तो आप सभी उसका लाभ उठाएं और जाकर हमारे चैनल पर देखें। ठीक है, चलिए ये शुरू कर लेते हैं अपना आज की सीरीज। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्लोबल स्टॉक टेक का सर्वोत्तम वर्णन करता है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए देख लेते हैं, यह देशों की जलवायु परिवर्तन कार्यवाही के प्रभाव की प्रस्तावित समीक्षा को संदर्भित करता है। बी दिया गया है, यह हाइड्रोकार्बन के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए आवश्यक समय का वैश्विक अनुमान है। वहीं सी दिया गया है कि यह मार्केस समझौते के तहत विश्व स्तर पर वनों में मौजूद 5 मुख्य कार्बन पुलों या भंडारों की पहचान करता है। डी दिया गया है कि यह वर्ष 2030 तक कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम वैश्विक पत्तियों का संयोजन है। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ए, कि स्टॉक टेक का जो सर्वोत्तम वर्णन करता है वो यह है कि यह देशों की जलवायु परिवर्तन कार्यवाही के प्रभाव की प्रस्तावित समीक्षा को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 2 है कि ताज ट्रेपेजियम जॉन ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए स्मारक के चारों ओर एक परिभाषित क्षेत्र है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कि इस क्षेत्र का गठन केंद्र सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत किया गया है। वहीं सेकंड दिया गया है कि इसमें ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी के विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, केवल 2। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ताज ट्रेपेजियम जॉन ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए स्मारक के चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर का एक परिभाषित क्षेत्र है और ताजमहल को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका के जवाब में भारत के उच्चतम न्यायालय ने TTZ के अंतर्गत आने वाले, अर्थात ताज ट्रेपेजियम जॉन के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के संबंध में 30 दिसंबर 1996 को एक निर्णय दिया गया था। और ये जो है ये केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यह क्या किया गया, लाया गया है। ठीक है, अधिनियम 1986 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1998 में ताज ट्रेपेजियम जॉन प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया गया। इसलिए जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1981 दिया गया है, जबकि 1986 है। ठीक है, अधिनियम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में BASIC देश की एक जलवायु परिवर्तन गठबंधन के रूप में सुर्खियों में रहे हैं। बेसिक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि बेसिक समूह का गठन पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में एक समझौते के एक भाग के रूप में किया गया था। सेकेंड है कि इस समूह में बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और चीन शामिल हैं। थर्ड है कि यह समूह व्यापक जलवायु विज्ञान का पक्षधर है, जिसे विकसित देश प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है केवल बी, अर्थात जो स्टेटमेंट थर्ड है वो ही बिल्कुल सही है, बाकी 2 गलत हैं।
बात कर लेते हैं बेसिक के बारे में, जानकारी ले लेते हैं थोड़ी और ज़्यादा। बेसिक जो है इस समूह का गठन 28 नवंबर 2009 को 4 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, इनमें जो हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हैं जो हाल ही में औद्योगिकृत हुए थे, उनको विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के प्रति वादा किए गए जलवायु वित्त को प्रदान न किए जाने के विरुद्ध एक साथ मिलकर यह कार्य किया गया था। ठीक है, इस समूह में जो शामिल हैं वो ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है और चीन शामिल है। तो जो बांग्लादेश और श्रीलंका दिया हुआ है आपको सेकेंड स्टेटमेंट में, इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो ये बेसिक जो है वो भी ब्राज़ील और अफ्रीका से मिलकर बन रहा है ना, है ना। बेसिक में ब्राज़ील भी आ रहा है, साउथ अफ्रीका भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है और चाइना भी आ रहा है सी से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम रखा गया है। आगे बात करें तो बेसिक समूह उन राष्ट्रों के कई समूहों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अर्थात UNFCCC के भीतर वार्ता करने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। बाकी देखें तो बेसिक देशों की जो अतिरिक्त अन्य भी समूह हैं, जैसे कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन हो गया, ओपेक हो गया, है ना, और भी बहुत सारे समूह हैं। तो इस प्रकार से 4 देशों के समूह ने जलवायु परिवर्तन पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले पक्षकारों के 26वें सम्मेलन में एक नए दीर्घकालिक जलवायु वित्त लक्ष्य की मांग की थी, इसलिए यह चर्चा में रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 निम्नलिखित में से किन स्थापना का प्रावधान करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखें, इसका जो दिए गए हैं 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें है कि फर्स्ट है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, सेकंड है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, थर्ड है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, फोर्थ है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का, एक कॉट नहीं है कूट है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ए, अर्थात 1, 2 एंड 3, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, इनका प्रावधान करता है अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बाकी जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है उसका संरक्षण नहीं करता है। ठीक है, प्रावधान नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। प्रतीकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016। ठीक है, 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है। अधिनियम के तहत फर्स्ट है स्टेटमेंट है, अधिनियम के तहत एकत्र की गई धनराशि को केंद्र तथा उस राज्य के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है जहां वन को साफ किया गया है। ठीक है, सेकंड दिया गया है कि 75% से अधिक वन भूमि वाले राज्य द्वारा प्रतीकात्मक वन रोपण के प्रयोजन हेतु गैर वन भूमि प्रदान की जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा या कौन से। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है बी, अर्थात जो केवल 2 है वो बिल्कुल सही है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जब भी किसी वन भूमि को गैर वन प्रयोजनों के लिए स्थानांतरित किया जाता है या पथांतरित किया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ये अनिवार्य है कि गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र प्रतीकात्मक वन रोपण के लिए प्रदान किए जाए। ठीक है, और इस प्रतीकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 30 सितंबर 2018 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के लोक लेखा के तहत एक राष्ट्रीय प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि और प्रत्येक राज्यों के लेख लेखा के तहत राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि की स्थापना की गई थी। इसके बारे में और जाने तो प्रतिकारात्मक वन रोपण के लिए किए गए भुगतान निवल वर्तमान मूल्य और परियोजना से संबंधित अन्य धनराशि को इस निधि में क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। और किए गए जो भुगतान है वो 90% राज्य निधि को और शेष 10% जो होता है वो राष्ट्रीय निधि को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने प्रतीकात्मक वन रोपण निधि के बारे में भी जानकारी ले ली। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 6 हमारा।
तो हमारा जो क्वेश्चन 6 है वो पूछता है कि वायु प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें प्रोटोकॉल के बारे में दिया है और संबद्ध प्रदूषक के बारे में दिया गया है। तो हेलेंस्की यहाँ पे आपको ये प्रोटोकॉल देखने को मिल देंगे। चलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, वो गलत स्क्रीन पे टच हो गया था। ठीक है, वापस से हम वहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल दिए गए। हेलेंस्की प्रोटोकॉल जो हुआ था वो किस प्रदूषक के संबंध से हुआ था? नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकंड है सोफिया प्रोटोकॉल, सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड है जिनेवा वाष्पशील कार्बन यौगिक। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है अर्थात जिनेवा है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी ये दो गलत हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। हेलेंस्की के बारे में देखें तो 1985 में हेलेंस्की प्रोटोकॉल का उद्देश्य सल्फर उत्सर्जनों और उनके सीमा पारीय प्रवाह को कम से कम 30% तक कम करना था। ठीक है, वहीं दूसरा देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जनों या उनके सीमा पारी प्रवाह के नियंत्रण से संबंधित जो प्रोटोकॉल था वो 1988 में सोफिया में अपनाया गया था। तो ये क्या है कि ये ऊपर नीचे हो रखे हैं, है ना। यहाँ पे ऊपर नीचे आपको कर रखा है, तो ये इसी वजह से ये यहाँ पे गलत हो जाते हैं। बाकी जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो इनको हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि पर्यावरण और विकास को संधारण भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला विधिक रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सेकंड दिया गया कि भूमि के नीचे और ऊपर कार्बन स्टाफ की प्रवृत्ति एक प्रगति संकेतक है, जिसका उपयोग UNCCD द्वारा अपने नवीनतम रणनीतिक फ्रेमवर्क में भूमि के मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, इसका पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 2C, अर्थात 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अपना 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया गया है कि वाटर प्लस सिटी टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। शहरों को आगामी 10 वर्षों के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जल के पर्याप्त भंडार के लिए यह टैग प्रदान किया जाता है। वहीं सेकंड दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत इन शहरों को प्रमाण प्रदान किया जाता है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो यहाँ पे हो जाता है इसका आंसर बी, अर्थात केवल जो 2 है वो सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट एकदम गलत है। बात कर लेते हैं वाटर प्लस सिटी टैग क्या है। वाटर प्लस सिटी टैग प्रमाणन सीवेज और मल संबंधी कीचड़ के सुरक्षित निर्वहन, मशीनीकृत उपकरणों के प्रयोग से सीवर और सेप्टिक टैंकों को की सुरक्षित सफाई, गाद निकालने वाले वाहनों की उपलब्धता से रिलेटेड है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेप्टिक टैंकों में बहुत सारे लेबर्स की मौत भी होती है वहाँ की गंदगी की वजह से भी, और वहाँ से वो बीमार भी पड़ जाते हैं। तो उस चीज़ को उनका संरक्षण हो, सेफ्टी रहे, उससे रिलेटेड ये है। और क्या है कि अन्य मापदंडों में जालीदार आवरण की स्थापना में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने वाले शहरों को यह प्रदान किया जाता है, और यह प्रमाणन स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत प्रदान किया जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए, देख लेते हैं। फर्स्ट है कि यह कन्वेंशन दिसंबर 1993 से प्रभावी है। ठीक है, प्रभावी है ना। स्थापित होना और प्रभावी होना में दोनों में फर्क होता है। देखिए सेकंड देखिए कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। थर्ड है कि ये सभी स्तरों अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों पर जैव विविधता को कवर करता है। यहाँ पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी। ठीक है, आंसर हो जाता है डी, अर्थात ये सभी कथन एकदम
करेक्ट है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के संधारणीय उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के सदुपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित एवं न्यायसंगत बंटवारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपाय है। 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है और संधारणीय भविष्य की ओर ले जाने वाली क्रियाओं को प्रोत्साहित करना ही इसका समग्र उद्देश्य माना जाता है ना। और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है यह 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी था। आगे देखें तो यह सभी स्तरों पर अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों की जैव विविधता शामिल है इसमें, इसलिए जो है हमारा स्टेटमेंट थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो है इसका जो सचिवालय है वो कनाडा मॉन्ट्रियल में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 10th एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज के संदर्भ में, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह प्रजातियों की आबादी की पुनर्बहाली का आकलन करने और संरक्षण की सफलता को मापने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है। सेकंड दिया गया है कि वर्तमान में ग्रीन लिस्ट में शामिल जातियों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है, कौन सा सही है। तो जो स्टेटमेंट ए है, जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट हो जाता है, अर्थात केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है। देखें बाकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में, IUCN के यह फुल फॉर्म हो जाती है, इसके बारे में देखें तो यह लुप्त प्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट एक वैश्विक मानक है। ठीक है, जो पशुओं, कवकों और पादपों की अलग अलग प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम आकलन करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रेड लिस्ट के मूल्यांकन प्रक्रिया का विस्तार करके इसमें प्रजातियों की पुनर्बहाली और संरक्षण प्रभाव के नए वर्गीकरण को शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी देखिए यह एक व्यापक भ्रांति है कि ग्रीन सूची में आकलन की गई प्रजातियों को एक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऐसी प्रजातियों को खतरे के आधार पर अलग अलग स्तर की संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यदि ग्रीन स्टेटस है और वो IUCN में है अर्थात रेड लिस्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि उसको संरक्षण की आवश्यकता ज़रूर होगी, है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करें। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाता है केवल ए। तो हमारी आज की जो सीरीज़ है वो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको हमारी इस वीडियो की PDF फॉर्म देखने को मिलेगी, जो आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप जल्दी से आपको बाकायदा आंसर टिक होके ये PDF मिल जाती है। ठीक है, और बाकी कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल डिलाइट IAS पर दिए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।